डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लास्ट क्लास में हमने रिटेलर्स स्टार्ट किया था। रिटेलर्स कौन होते हैं ये डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट वी हैड फिनिश्ड कि कौन कौन से वो सर्विसेज होते हैं जो कि रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं टू द मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और कंज्यूमर्स। वी हैड डिस्कस्ड एवरी पॉइंट इन डिटेल। इसको भी हम ब्रॉडली कर चुके थे कि रिटेलर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इटिनरेंट और फिक्स्ड शॉप। इटिनरेंट या मोबाइल रिटेलर्स वो होते हैं जिनका एक स्टेबल प्लेस, एक स्टेबल एरिया ऑफ ऑपरेशन नहीं होता, एक स्टेबल शॉप नहीं होता है, ये घूम घूम कर सामान बेचते हैं। वहीं फिक्स शॉप रिटेलर्स वो होते हैं वो गॉट अ स्पेसिफिक शॉप, अ फिक्स्ड प्लेस जहाँ पे ये सामान बेचते हैं। अब इटिनरेंट रिटेलर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, हॉकर्स और पेडलर्स, पेवमेंट ट्रेडर्स एंड मार्केट ट्रेडर्स। सो विल डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं हॉकर्स और पेडलर्स। हॉकर्स और पेडलर्स कौन होते हैं? हॉकर, हॉक का मीनिंग होता है आवाज लगाना। जैसे स्टेशंस पर जब चाय बेचते हैं आपको, या फिर आपके लोकेलिटी में कुछ सामान बेचते हैं, हर एक माल 10 रुपए। सो यू नो दे कीप ऑन शाउटिंग, दे शाउट एंड अट्रैक्ट द कस्टमर्स टुवर्ड्स देम। सो हॉकर्स जो हॉक करते हैं या आवाज लगा के सामान बेचते हैं, और पेडलर्स जो पैडल पे, पैडल्स यानी कि साइकिल या किसी तरह का, एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ साइकिल इन व्हिच ही इज इंस्टॉल्ड अ स्मॉल कंटेनर जिसके अंदर वो सामान लगा के बेच रहे हैं। सो हॉकर्स जो हॉक करके, और पेडलर्स जो कि पैडल से घूम घूम के सामान बेचते हैं। सो इनका ना ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ सेलिंग द गुड क्या होता है, दैट दे either carry the goods on their shoulders or on their heads, and then they sell it to people around them. सो हॉकर्स और पेडलर्स कहाँ पे सामान बेचते हैं? ये जो भी बिजी लोकेलिटीज होती हैं या रेसिडेंशियल एरियाज होती हैं, लोकल बसेस, ट्रेन स्टेशन, वहाँ पे सामान बेचते हैं। किस टाइप के सामान बेचते हैं? ये लो क्वालिटी। क्या ये बहुत सारा वैरायटी लेकर चलते हैं? नहीं, बिकॉज ये शोल्डर पे और सर पे सामान लेकर बेच रहे होते हैं। सो इनके पास हर सामान की बहुत सारी वैरायटी नहीं होती, सब कुछ थोड़ा थोड़ा रखा होता है। एंड दे डील इनटू लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स. Why is it so that hawkers and peddlers are popular? Because the goods are delivered at the doorstep of the customers. आपके आसपास दरवाजे पे, कॉलोनीज में जहां आप चल रहे हो, it's very easy for you to buy goods from them. So that's hawkers and peddlers. Next is market traders और periodic market traders. ये market traders कौन होते हैं? अब जब मैंने इसके आगे periodic आपको बताया तो I'm sure you must be able to figure it out. जो किसी पीरियड के अकॉर्डिंग सामान सेल करते हैं। पीरियड के अकॉर्डिंग, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, उदयपुर फार्मर्स मार्केट एवरी सैटरडे 10 AM to 2 PM। हर लोकेलिटीज में ना कुछ मार्केट्स लगती हैं जो कि हफ्ते के हफ्ते लगती हैं। जैसे दिल्ली में हो या कहीं पर भी हो, आप हर स्टेट में, गोवा में भी सैटरडे मार्केट होता है। वैसे ही दिल्ली में आपके लोकेलिटीज में बुध बाजार, शनि बाजार, मंगल बाजार लगता है। सो ये जो ऐसी मार्केट्स होती हैं जो वीकली लगती हैं, एक फिक्स्ड डे पे लगती हैं, एंड इट्स नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द वीक, दैट्स कॉल्ड एज पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। ये सामान अपना कहाँ बेच रहे होते हैं? दे हैव अ मूव एंड शिफ्ट अरेंजमेंट। या तो ये वैन्स के पीछे सामान रख के बेच रहे होते हैं, या फिर बेंचेस होती हैं इनके जिस पे ये सामान रख के बेच रहे होते हैं। सामान किस टाइप का होता है इनके पास? बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होता है, लो क्वालिटी सामान होता है। और ये एक एक शॉप जो होती है ना, शॉप नहीं, एक एक ट्रेडर जो होता है वो किसी एक ही गुड में डील करता है ना? जैसे कोई वैन अगर है तो उसमें आप देखेंगे कि दे आर ओनली सेलिंग क्लोथ्स, एंड उसी के बगल में कोई बेंच लगा के सामान बेच रहा है बहुत बाजार में, तो दैट पर्सन इज ओनली सेलिंग, लेट्स से इयररिंग्स, और लेट्स से प्लास्टिक गुड्स। सो पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स वो होते हैं जो कि वीक के किसी एक दिन, बाकी दिन ये क्या करते हैं? बाकी 6 दिन काम नहीं करते हैं, नहीं,
फिर ये बाकी के 6 दिन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में जाके सेल करते हैं। मतलब ये भी फिक्स्ड शॉप नहीं है इनका, इटिनरेंट और मोबाइल। सो ये घूम घूम कर बेचते हैं, बट ये नहीं कि एक ही दिन में सब जगह घूम लिए, ये दिन के हिसाब से घूमते हैं। एक दिन यहाँ बेचा, दूसरे दिन वहां बेचा, तीसरे दिन वहां बेचा, दैट वे। फिर अगले हफ्ते के उसी दिन ये वापस से उसी मार्केट में बेचेंगे। स्ट्रीट ट्रेडर्स या पेवमेंट ट्रेडर्स क्या होते हैं? ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो बिजी स्ट्रीट्स पे अपना सामान रख के बेच रहे होते हैं। इनके पास सामान जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप का होता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फ्रूट्स बेच रहे हैं या वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। कौन सी जगह पर बेचते हैं ये? जो जहाँ पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन हो, लोगों का आना जाना लगा रहे, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो। क्या इनका फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है? पक्की दुकान होती है? नहीं। एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर कि एक वाइट शीट बिछा के लोग सामान बेच रहे हैं, या फिर कुछ बेंचेस और टेबल या चौकी लगा के कार्टन्स में सामान रखा हुआ है। So this is how street traders or pavement traders operate. ये itinerant, again mobile traders है ना, so they do not have any fixed shop. जब तक कोई आके पुलिस वाला भगा नहीं दे, तब तक they would be there and selling their goods. So they do not frequently change their place of business, but अगर किसी ने भगा दिया, taxes मांग लिए, तो they would want to shift to another place. Fixed shop retailers, itinerant, जिनके पास जगह नहीं होती है, कोई एक फिक्स प्लेस नहीं होता है ऑपरेट करने का, और फिक्स शॉप जिनके पास एक फिक्स्ड प्लेस होता है ऑपरेट करने का। अब फिक्स शॉप रिटेलर्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स। स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स जो छोटी दुकान होती हैं, जिनको स्टार्ट करने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड कम होता है, जिनका स्टॉक कम होता है, जिनका लॉट्स जिसमें वो कंज्यूमर के साथ डील करते हैं वो कम होता है। वहीं लार्ज स्केल इसके जस्ट ऑपोजिट, जिन शॉप्स को ओपन करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है, कैपिटल इज रिक्वायर्ड, इनका स्टॉक इज क्वाइट एनफ, क्वाइट ह्यूज, दे ऑल्सो सेल द गुड्स इन ह्यूज लॉट्स टू कस्टमर्स। सो अब हम स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स के टाइप देखते हैं। ये 6 टाइप के होते हैं। जनरल स्टोर्स, आपके घर के आसपास जो जनरल स्टोर्स होते हैं ना, जिसमें आपको बहुत सारा सामान रेगुलर यूज का, जनरल यूज का मिल जाता है। जनरल स्टोर्स को ना पॉपुलरली वैरायटी स्टोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल। आपको टूथपेस्ट लेना है, कोलगेट का ना सही आप पेप्सोडेंट का ले लीजिए, पेप्सोडेंट का ना सही आप पतंजलि ले लीजिए, वो ना सही बबूल मिल जाएगा। सो यू ऑल्सो गेट वैरायटी हियर, यू फाइंड वैरायटी हियर। जनरल स्टोर्स जो होते हैं, क्योंकि आपके एरिया के एक पर्टिकुलर स्टोर होता है, तो ये वैसे तो कैश में डील करता है, बट टू द नोन कस्टमर्स दे आल्सो गिव क्रेडिट फैसिलिटी, उधार पे उनका बही खाता भी चल रहा होता है। स्मॉल स्केल फिक्स शॉप का जो दूसरा टाइप होता है, दैट सिंगल लाइन स्टोर्स। सिंगल लाइन स्टोर्स क्या होते हैं? ये वो स्टोर्स होते हैं, जैसे जनरल स्टोर में वैरायटी ऑफ गुड्स रखा हुआ था ना, मतलब ये साबुन भी रखेंगे, तेल भी रखेंगे, और कुछ प्लास्टिक के यूटेंसिल्स भी रख सकते हैं, कुछ चिप्स कोल्ड ड्रिंक भी रख सकते हैं, चावल दाल भी रख सकते हैं, पेन्स भी रख सकते हैं। वेयरएज जो सिंगल लाइन स्टोर्स होते हैं ना, ये कोई एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस यू कैन सी ऑन द पिक्चर खादिम्स, सो ये सिर्फ सैंडल्स में ही ऑपरेट करते हैं, राइट, स्लीपर्स एंड सैंडल्स, और फुटवेयर्स में ही ऑपरेट करते हैं। बट ये फुटवेयर्स जो हैं, ये बच्चों के भी रखते हैं, बड़ों के भी रखते हैं, लेडीज का भी होगा, जेंट्स का भी होगा। सो इनका लाइन ऑफ ऑपरेशन एक ही है, विच इज फुटवेयर। और यू कैन सी मॉन्टे कार्लो, इनका लाइन ऑफ ऑपरेशन सिर्फ एक ही है, विच इज क्लोथिंग। अब क्लोथिंग में they have they cater to the needs of all ages of customer, be it children, be it male or be it female, gender and age wise मिल जाता है। सो सिंगल लाइन स्टोर्स जो होते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर लाइन में डील करते हैं। उस एक पर्टिकुलर लाइन का इनके पास काफी क्वालिटी, साइज, डिजाइन वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स और सिंगल लाइन स्टोर्स में क्या डिफरेंस है? सिंगल लाइन स्टोर्स में अगर हम फुटवेयर देख रहे हैं, तो दे डील इनटू मेन, विमेन, किड्स, ऑल सेक्शन। वहीं स्पेशलिटी स्टोर्स हो जाएंगे व्हेन अ पर्टिकुलर शॉप इज डीलिंग ओनली इन a particular special section of
प्रोडक्ट. फॉर इंस्टेंस लेडीज सैंडल्स में ही सिर्फ हम डील करेंगे स्टेलेटोस. या फिर जैसे यहाँ पर मोंटे कार्लो था जो कि कपड़ों में डील कर रहा है, तो ये हर एज और हर जेंडर को केटर कर रहा है. वहीं लिलीपुट विच केटर्स ओनली टू द नीड्स ऑफ द किड्स ऑफ only to the needs of kids, so no men and women. So that's how they are called as specialty stores. इनके पास एक ही टाइप के प्रोडक्ट के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं. और ये स्टोर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? हर लोकेलिटी में नहीं होते हैं, बल्कि दीज आर लोकेटेड इन द सेंट्रल मार्केट एट सम सेंट्रल प्लेस. एक ही पर्टिकुलर एरिया में दे प्रोवाइड लॉट ऑफ वैरायटी, सो स्पेशलाइजेशन मिल जाती है लोगों को, बहुत सारे चॉइसेस मिल जाते हैं. नेक्स्ट स्ट्रीट शॉप्स. ये स्ट्रीट शॉप्स क्या होती हैं? जिनका एक फिक्स्ड प्लेस होता है जहाँ से ऑपरेट करती हैं, और ये यूजुअली बिजी स्ट्रीट क्रॉसिंग्स या रोड साइड या बस स्टॉप पे होती हैं, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं आमतौर पे. इनके पास ना बहुत लिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं. जैसे जनरल स्टोर में सब कुछ भरा रहता है, यहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड स्टॉक मिलेगा. और जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाएगा, पेन्स मिल जाएगा, बिस्किट्स मिल जाएगा. दे डील इन लो प्राइस्ड गुड्स. सस्ते सामान को ही रखते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये बिजी स्ट्रीट क्रॉसिंग्स पे होते हैं, सो रिस्क होता है लूटिंग का भी, इसलिए बहुत लो प्राइस्ड गुड्स और कम स्टॉक लेकर चलते हैं. नेक्स्ट इज सेकंड हैंड गुड शॉप. Second hand good shop, from the name itself I'm sure it must be clear to a lot of people. ये वो शॉप्स होती हैं जो कि सेकंड हैंड सामान को बेचती हैं. तो ऐसे लोग जो कि फर्स्ट हैंड गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप को नहीं अफोर्ड कर पाए, उनके लिए ये शॉप ज़्यादा सूटेबल होती हैं, क्योंकि ये सेकंड हैंड सामान को हेवी डिस्काउंट्स पे बेच रही होती हैं. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सेकंड हैंड सामान हेवी डिस्काउंट पे और सस्ता ही मिले. कई बार वो बहुत महंगा भी मिलता है अगर वो कोई एंटीक है तो, या कोई रेयर आइटम है तो. सो सेकेंड हैंड गुड्स जो कि यूजुअली रेगुलर यूज़ की जितनी भी सामान होती हैं, फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गया, इन सारी चीज़ों को बेचती हैं. नेक्स्ट इज सेकेंड शॉप. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड हैंड गुड शॉप्स एंड सेकेंड शॉप्स? सेकेंड हैंड गुड्स शॉप में सेकेंड हैंड सामान बिक रहा होता है जो ऑलरेडी यूज्ड होता है, मेरे सेकेंड शॉप में जो सामान बिक रहा होता है ना, ये यूज्ड सामान नहीं होता है, बल्कि ये डिफेक्टिव सामान होता है. ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज सेकेंड शॉप. अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, लेट्स से लुई विटॉन. लुई विटॉन इज अ बैग इज अ कंपनी व्हिच मेक्स बैग्स. अब अगर उनके किसी बैग में कोई डिफेक्ट है, थ्रेडिंग प्रॉपर नहीं है, थ्रेड्स निकल रहे हैं, कोई स्लाइड कट है, द जिप इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो दे आर गोइंग टू डिस्कार्ड इट. The company, the inspection team or the quality assurance teams of the company discards it. So जो discarded product हो जाता है, वो जो छांट देते हैं जिसको, सेकंड शॉप उन सारे सामान के स्टॉक को बेचता है, निकालता है. आप कई बार देखोगे सामान बहुत अच्छा दिख रहा होता है, ब्रांडेड भी लग रहा होता है. आप जो लोग ब्रांड्स में यूजुअली डील करते हैं वो फिगर आउट भी कर पाते हैं कि अरे ये ओरिजिनल सामान ही है, बिकॉज इवन द बटन्स ऑफ द शर्ट्स हैव गॉट द मार्क्स ऑफ द कंपनी और द लोगोज ऑफ द कंपनी. बट ये इतना सस्ता कैसे मिल रहा है और ये सड़क पे कैसे मिल रहा है? उसका रीजन होता है बिकॉज उसमें कोई ना कोई माइनर सा डिफेक्ट होगा जो क्वालिटी अश्योरेंस टीम ने या इंस्पेक्शन टीम ने उस कंपनी के फिगर आउट कर लिया होगा, एंड ऑन दैट ग्राउंड मस्ट हैव रिजेक्टेड द गुड. सो जो सेकंड शॉप होता है, यहाँ पर सामान काफी सस्ते में मिलता है और यूजुअली क्लोथ, शूज, बैग्स वगैरह ही मिलते हैं यहाँ पर. सो ये हैं हमारे 6 टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल रिटेलर शॉप्स. स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स और स्मॉल स्केल फिक्स शॉप्स, जनरल स्टोर्स, सिंगल लाइन स्टोर्स, स्पेशलिटी स्टोर्स, स्ट्रीट शॉप्स, सेकेंड हैंड गुड शॉप एंड सेकेंड शॉप्स. नेक्स्ट हम देखते हैं लार्ज स्केल रिटेलर शॉप्स कितने टाइप के होते हैं. ये ब्रॉडली 4 टाइप के होते हैं. डिफरेंट बुक्स विल टेल यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर शॉप्स, बट क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के ना एमालगमेशन हो गए हैं, जैसे सुपरमार्केट्स जो हैं वही मल्टीपल शॉप्स या डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी होते हैं, इसलिए अब इसका जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन होता है वो यही 4 होता है. पहला डिपार्टमेंटल स्टोर्स. डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं? जहाँ पर सामान जो है वो डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेटेड होता है. मतलब एक ही दुकान है 3 फ्लोर का, 4 फ्लोर का या 2 ही फ्लोर का,
और उसके अंदर शुरू के जो 15 स्टेप्स हैं वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जहाँ कपड़े मिल रहे हैं। अगले 10 स्टेप्स में आपको सारा ईटेबल्स मिल रहा है। उसके अगले 10 स्टेप्स में आपको सारे टॉयलेटरीज एंड कॉस्मेटिक्स मिल रहे हैं. सो दैट्स कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल स्टोर्स. फॉर इंस्टेंस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बिग बाजार. बिग बाजार इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ आपको कपड़े से लेकर बैग्स से लेकर eatables, you find there everything, almost everything. So that's called a departmental store. Departmental store में जो departments होते हैं ना अलग अलग, इनका stock separately maintained होता है. Although the entire department or the entire shop is looked after by a general manager, जो purchases, sales और accounting होती है वो भी centralized होती है, but जो stock होता है ना हर department का वो separately मेंटेन्ड होता है. व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर? कि आपको एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है. So people go here usually for the same reason, or the popularity of departmental store arises from this for the same reason, that you can find all your required items under one roof. Next is chain stores and multiple stores. Chain stores होते हैं जब एक ही टाइप का गुड्स जो है वो आपको बहुत सारे स्टोर्स पर स्टैंडर्डाइज स्टोर्स में मिल रहा होता है. इन सारे स्टोर्स की जो ओनरशिप होती है वो कॉमन होती है, जो मैनेजमेंट होती है वो कॉमन होती है. सो एक जगह डिस्काउंट लगा तो सभी जगह डिस्काउंट जाएगा. एक जगह आपको जो ऑफर्स मिल रहे हैं वो सभी जगह मिलता है. एक जगह से आपने जो सामान लिया, इफ देयर इज any default in it, or if you want it to be exchanged, you can go to any other showroom also and get it exchanged. So ये सिमिलर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. जैसे यू कैन सी योर तनिष्क. ये डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर्स है. वैसे तो बुक्स में या इंटरनेट पे आपको 15-20 डिफरेंसेस मिल जाएंगे, बट मोस्टली आर वेग. इसके मेजर डिफरेंसेस यहीं कुछ 3-4 होती हैं. जैसे कि अगर हम प्राइस ऑफ गुड्स देखें तो डिपार्टमेंटल स्टोर में ना रिलेटिवली हायर प्राइसेस होती हैं, क्योंकि वो मिडिल मैन है, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वो सामान इधर उधर से इकट्ठा करके आपको बेच रहे होते हैं. वहीं चेन स्टोर्स जो होते हैं ना, अब तनिष्क इज ओन्ड बाय टाटा, और वो किसी मिडिल मैन को इन्वॉल्व करके सामान आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, रादर खुद के रिटेल स्टोर्स ओपन करके आप तक सामान पहुंचा रहे हैं. सो प्राइसेस आर नॉट दैट हाई. जो डिस्प्ले इन आउटलेट्स होता है वो डिफरेंट होता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में. आप बिग बाजार के कितने भी स्टोर्स में चल जाएंगे, किसी के ग्राउंड फ्लोर पे कुछ और होगा, टॉप फ्लोर पे कुछ और होगा. पहले कपड़े वाला सेक्शन होगा, बाद में टॉयलेटरीज वाला होगा, किसी और में कुछ और होगा. वेयरएज जो चेन स्टोर्स होते हैं इनका डेकोरेशन एंड डिस्प्ले भी सेम तरीके से होता है. जो एक डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट्स है वो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं ट्रांसफर होता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में. वेयरएज चेन स्टोर्स में मान लीजिए कोई रिया कलेक्शन है या रीवा कलेक्शन है तनिष्क का, दूसरे स्टोर में ज़रूरत पड़ गई है तो वो किसी और स्टोर से सामान मंगवा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. राइट ऑफ मेकिंग परचेजेस. डिपार्टमेंटल स्टोर्स में यूजुअली जो परचेज करने का राइट होता है वो स्टोर के जनरल मैनेजर के पास होता है, वेयरएज चेन स्टोर्स में जो परचेजिंग का राइट होता है वो हमेशा सेंट्रलाइज्ड ऑफिस के पास होता है. नेक्स्ट इज मेल ऑर्डर बिजनेस. मेल ऑर्डर बिजनेस होता है जब भी एडवर्टाइजमेंट किया जाए प्रोडक्ट का थ्रू न्यूज़पेपर्स और टेलीफोन्स, और सामान का जो ऑर्डर है वो भी बाय टेलीफोन या फिर बाय मेल भेजा जाए, और फिर सामान को पैक करके वीपीपी से या पार्सल से. वीपीपी इज वैल्यू पेबल पोस्ट. वैल्यू पेबल पोस्ट क्या होता है कि अगर मैं एक रिटेलर हूँ, मुझे सामान बेचना है, तो मैं उसको सेंड कर दूँ वीपीपी के थ्रू, जो कि इंडियन पोस्ट में पोस्टल सर्विसेज में एक फैसिलिटी होती है. जब सामान वहाँ चला जाएगा तो वो डिलीवर कस्टमर को तभी होगा जब कस्टमर ने वो वीपीपी से जो भी वैल्यू लिखा हुआ है ना वो पोस्टल सर्विसेज को दे दिया. If they've paid it, only then they will be able to receive the goods. So इसमें जो सामान होता है वो पार्सल के थ्रू या वीपीपी के थ्रू भेजा जाता है.
अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है हालांकि मेल ऑर्डर बिजनेस, बट इट इज स्टिल प्रिवलेंट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एशियन स्काई शॉप, अभी भी टेलीविजन पे कई बार ये ऐड आता है। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स और AVM, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस अ मशीन जिसके अंदर बहुत सारा गुड्स रखा हुआ है। कुछ जूसेस हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ चिप्स हैं, कुछ चॉकलेट्स हैं। You put the money, you insert the money from one side, and then press, there are buttons through which you press the demand, whatever is required, whatever you want to purchase with the help of that money. And then नीचे ये जो outlet है, यहाँ से आपको सामान जो है वो निकल के मिल जाता है। So AVMs are very trending these days. AVMs जो होती हैं ये कहीं पे इंस्टॉल कर दी जाती हैं, जैसे दिल्ली मेट्रोज में इंस्टॉल की जाती हैं। आपके जो ATMs होते हैं ना, वो भी वेंडिंग मशीन्स होते हैं, वो भी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स होती हैं। दिल्ली मेट्रो में जैसे कार्ड रिचार्ज करने का या टोकन खरीदने के लिए भी वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल की गई हैं। वेंडिंग मशीन्स जो होती हैं, इनका बेनिफिट क्या होता है? इनका बेनिफिट ये होता है ना कि किसी एक जने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वहाँ खड़े होकर सामान बेचना है और कस्टमर्स के साथ डील करना है। लोग आए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से टोकन रिचार्ज करें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकाले, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान ले ले और चले जाए। सो इट reduces the number of people, the number of employees required in operating the retail system. So that's the benefit of automatic vending machine. इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क क्या है? कई बार लोग जैसे ATM ही उठाकर ले जाते हैं, चोरी कर देते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स भी उठाकर लेकर चले जाते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, बिकॉज जो सामान होता है वो एक शीशे के अंदर रखा होता है। सो थेफ्ट का फियर होता है। रिटेलर्स के मेजर फंक्शंस क्या क्या हैं? रिटेलर्स जो है वो डिमांड्स एस्टिमेट करते हैं, बिकॉज दे आर इन क्लोज टच विद द कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को कोई भी सामान की रिक्वायरमेंट होती है तो दे ऑलवेज प्लेस इट विद द रिटेलर्स कि भैया वो वाला सामान मंगवा दीजिएगा। सो यू नो दे हैव एन एस्टिमेट ऑफ द डिमांड। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ये सामान जो है प्रोक्योर कर लेते हैं होलसेलर से और कन्वीनियंटली इसको कस्टमर्स तक पहुंचा देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कई बारी जो रिटेलर्स होते हैं ना वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं लोगों के घर तक। बहुत सारे रिटेल स्टोर्स जो होते हैं, चाहे वो जनरल स्टोर्स हों या डिपार्टमेंटल स्टोर्स हों, दे आल्सो डिलीवर द गुड्स टू द doorsteps of the customers. So that's just an additional benefit which retailers provide to avoid to win over their competitors, because there are too many retailers in the market. So वो क्या additional benefits हैं जो अपने customers को पहुंचा सकते हैं। उस चक्कर में बहुत सारे retailers credit facility देते हैं, कुछ transport facility देते हैं। So that's also a function performed by retailer. Storing goods, retailers जो होते हैं वो goods को store करते हैं, बहुत ज़्यादा quantity तो नहीं, but they do maintain decent stock of goods. Grading and packaging, they also grade and package the goods. For instance, जब मैं आपको सर्विसेज टू कस्टमर्स पढ़ा रही थी पिछली क्लास में, मैंने आपको तब भी बताया था, जैसे आप दिवाली पे या होली पे देखते होंगे अपने रिटेल शॉप्स पर कि दे मेक अ वेरी ब्यूटीफुल बास्केट ऑफ ऑल असॉर्टेड थिंग्स। उसमें एक चिप्स का पैकेट होगा, एक जूस का होगा, एक नमकीन का होगा, 3-4 बिस्किट्स होंगे। So all of that grading and packaging or assortment is done by the retailer shops. Risk bearing, they do bear the risk. चाहे वो जो भी स्टॉक अपने पास मेंटेन करते हैं, there is always risk associated with maintaining stock. बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, चूहे ने कुतर दिया, lot of goods get destroyed because of that. Selling, the function of selling, retailers are the ones who sell the goods. कंपनी मैन्युफैक्चर करती रह जाए, बट सेलिंग कौन करता है? The manufacturing is going to get wasted if it's not sold at the right time to the right people. So the function of selling is performed by retailers. So that's an important function which retailers perform. What the factors influencing the choice of channel? अब जब हम पूरा distribution channel पढ़ चुके, हम market logistics पढ़ चुके हैं, हमने levels of channels पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ मिडिलमैन पढ़ लिया, तो फाइनली हम पढ़ रहे हैं
कि हमें कौन सा चैनल चूज करना चाहिए. व्हाट आर द फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू विच चॉइस ऑफ चैनल नीड्स टू बी मेड. 1 लेवल चैनल रखना है, 2 लेवल रखना है, 3 लेवल रखना है, ये कैसे किन फैक्टर्स पे डिसाइड करें. So there are majorly 4 factors: market considerations, product considerations, middleman considerations, and company considerations. We'll study them one by one. Market consideration. Market में size of the customers क्या है, मतलब there are fewer customers or there are more customers. fewer customers हैं तो कंपनी जो है वो शॉर्टर चैनल रख सकती है, खुद बेचे या बस एक रिटेलर को इन्वॉल्व करके बेचे और सामान निकाल दे. वहीं अगर there are many customers तो फिर it would be very difficult for the company to reach out to every customer on his or her own, on its own. So it's better to involve a bigger channel. Concentration of buyers. कंपनी के सामान के जो बायर्स हैं क्या वो एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, एक ही जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है या सिर्फ नॉर्थ इंडिया में है या सिर्फ सेंट्रल इंडिया में है, या फिर वो स्कैटर्ड हैं एट डिफरेंट प्लेसेस. अगर वो स्कैटर्ड हैं तो चॉइस ऑफ चैनल जो है वो बड़ा होना चाहिए. whereas अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं, एक ही लोकेलिटी में है, तो शॉर्टर रूट्स 0 लेवल और 1 लेवल कैन बी used by the company. Size of the purchase order. एक एक कस्टमर जो है वो कितना बड़ा ऑर्डर्स जो है प्लेस करता है. क्या उनके छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं, जैसे हम शॉप्स पे जाते हैं और हम एक बार में एक ही टूथपेस्ट और एक ही साबुन लेकर आते हैं, तो हमारा छोटा ऑर्डर साइज होता है. वही या फिर ऐसा होता है कि हम एक ही बारी में बहुत सारा सामान 15-20 साबुन ले आए, 150 टूथपेस्ट ले आए. सो दैट्स द ऑर्डर साइज. तो अगर ऑर्डर साइज छोटा छोटा होना है, इंडिविजुअल ऑर्डर साइज होना है, स्मॉलर ऑर्डर साइज होना है, तो इट्स बेटर कि आप रिटेलर्स को, होलसेलर्स को इन्वॉल्व करें. वेरस अगर ऑर्डर साइज बड़ा होना है, मेरे 10 ही कस्टमर होंगे या 20 भी होंगे या 100 भी होंगे, तो सबका ऑर्डर साइज बड़ा होगा. ऐसे केस में मिडिल मैन को अवॉइड किया जा सकता है और डायरेक्टली डील किया जा सकता है उन कस्टमर्स के साथ. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कंसिडरेशंस. क्या क्या प्रोडक्ट कंसिडरेशंस होती हैं चॉइस ऑफ चैनल में. पेरिशेबिलिटी. क्या गुड्स जो है वो जल्दी सड़ जाने वाला है, पेरिशेबल नेचर का है, नॉन ड्यूरेबल नेचर का है, तो ऐसे केसेस में शॉर्टर चैनल होना चाहिए, वरना एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जब पास करेगा तब तक वो सड़ जाएगा. वहीं गुड्स जो है अगर वो ड्यूरेबल नेचर का है, नॉन पेरिशेबल नेचर का है, तो ऐसे केसेस में हम लॉन्ग channel prefer कर सकते हैं, because our good is not going to get destroyed meanwhile when it is getting passed on from one channel member to the other. Bulkiness. भारी सामान है तो बहुत सारे इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उनका हैंडलिंग चार्जेस ऑफ द गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वेयर हाउसिंग, स्टोरिंग, सबका कॉस्ट बढ़ता जाएगा. वहीं अगर हल्का सामान है तो हम लॉन्ग चैनल चूज कर सकते हैं. टेक्निकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था 0 लेवल में कि कैसे यूरेका फोब्स या फिर वैक्यूम क्लीनर्स जो होते हैं ये डोर टू डोर बिकते हैं या 0 लेवल चैनल के थ्रू बिकते हैं, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन इतना देना पड़ता है, टेक्निकल नॉलेज इतना ज़्यादा होता है, टेक्निकल नेचर इतना ज़्यादा होता है प्रोडक्ट का, कि हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि होलसेलर समझा पाएगा रिटेलर को, रिटेलर समझा पाएगा कस्टमर को. सो द कंपनी चूजेस टू सेल इट डायरेक्टली. सो इफ द प्रोडक्ट इज वेरी टेक्निकल इन नेचर देन shorter routes, and if the product is non-technical in nature then longer channel can be used. Product value. क्या बहुत महंगा सामान है, जैसे लेट्स से डायमंड और प्लैटिनम, अगर सामान महंगा है तो बहुत सारे मिडिल मैन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी वैल्यूएबल. वेरएज वही सस्ता सामान है, मुझे टूथपेस्ट साबुन बेचना है, तो आई कैन गो थ्रू द जनरल conventional way of selling the goods, which is longer channel. Middleman consideration. चैनल कंपटीशन क्या यूज कर रहा है, यानी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अब अगर मैं पेप्सी की मैन्युफैक्चरर हूँ तो व्हाट इज इट दैट कोका कोला और व्हाट इज इट दैट स्प्राइट, ड्यू, फैंटा, मिरिंडा आर यूजिंग. अगर वो रिटेलर होलसेलर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो मुझे भी रिटेलर्स और होलसेलर्स दोनों को इन्वॉल्व करना चाहिए. Whereas वो अगर सिर्फ retailers को involve कर रहे हैं तो I can also go ahead with the retailers. So what is it that the competitors are choosing?
Types of middlemen. Types of middlemen का मतलब what are the various kinds of facilities which are provided by the middlemen. क्या मेरे जो middlemen हैं वो लिमिटेड सर्विस मिडिलमैन है, या फिर वो मल्टीपल फंक्शन मिडिलमैन है, वो मेरे को ग्रेडिंग भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हैं, रिस्क बेयरिंग भी कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग भी कर रहे हैं, पैकिंग भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं. किस टाइप का मिडिलमैन है इस पे भी डिपेंड करता है कि मैं कितने चैनल्स को इन्वॉल्व करूं, मैं कौन सा चैनल यूज करूं और कितने मेंबर्स को इन्वॉल्व करूं. अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिलमैन, मैं चूज तो करना चाहता हूँ मिडिलमैन में लेना तो चाहता हूँ द लॉन्गेस्ट रूट, but then the middlemen are not available. So what are the middlemen which are available? What choices do I have? On that note also, the company chooses the channel. Company considerations, cost of distribution. कितना पैसा है कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन में लगाने के लिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा मिडिलमैन को इन्वॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका सामान जो है वो महंगा होता जाएगा, क्योंकि उनके शेयर्स भी तो होंगे, उनका भी तो मार्जिन होगा. लॉन्ग रन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, मिडिलमैन की वजह से आपका जो लॉन्ग रन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है. सो वुड यू बी एबल टू, आर यू रेडी टू बियर दैट? इफ यस देन गो अहेड, एल्स मेक योर चैनल शॉर्टर. एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी. अब मैं लॉन्ग रन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट के हिसाब से तो सोचती हूँ कि मुझे कम मिडिलमैन को इन्वॉल्व करना है, बट मुझे सामान जो है वो बेचने के लिए ना तो मैं एबल हूँ ना ही मुझे एक्सपीरियंस है. तो उस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्या आप अपना सामान खुद से बेच पाएंगे. अगर नहीं तो आप मिडिलमैन को इन्वॉल्व करिए, और अगर हाँ तो यू कैन अवॉइड इन्वॉल्विंग टू मेनी मिडिलमैन. Financial strength. Selling the goods on its own by the manufacturers would require them to be financially strong, you know. So अगर कुछ ही कंपनीज होंगी जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी फाइनेंशियली कि वो खुद ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी हैंडल कर सके, जैसे टाटा ग्रुप जो है वो टाइटन का या तनिष्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या टाटा क्रोमास जो है, या वेस्ट साइड जो है, वो खुद से हैंडल कर रहे हैं बिकॉज दे आर फाइनेंशियली वायबल, they are financially strong enough to take care of the distribution. But not every company can afford to take care of the distribution on their own. Extent of channel control. अगर आपको बहुत ज़्यादा distribution पे control चाहिए ना, कि मेरे goods का distribution मेरे ही हिसाब से हो, तो फिर आप shorter channel prefer करेंगे. Whereas if you are not very particular about having control over the distribution channel, तो आप longer channels भी प्रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, चैनल डिजाइन डिसीजंस. जब मुझे चैनल को डिजाइन करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है. देयर आर 5 such things to be taken care of. First is analyze. क्या चीज एनालाइज करना है? हमें ये एनालाइज करना है कि कस्टमर की क्या क्या डिजायर्ड सर्विस आउटपुट लेवल्स है, मतलब वो कितना रेडी है वेट करने के लिए, वो कितना टाइम गैप प्रेफर करेंगे, सो वो कितने लॉट्स में सामान को खरीदना प्रेफर करेंगे. आप देखिए जैसे साबुन, वो 3+1 का पैकेज तो मिलता है, बट वो कभी भी 20+30 का पैकेज नहीं मिलता या 20+8 का पैकेज नहीं मिलता, बिकॉज दे नो दैट कस्टमर जो है इतना बड़ा लॉट लेना प्रेफर नहीं करेगा. establish objectives and constraints. Objectives of what? Of my distribution. Constraints of what? The same, the distribution. क्या क्या मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्ट्रीब्यूशन से. फॉर इंस्टेंस आई कैन हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे गुड्स जो हैं वो मास डिस्ट्रीब्यूशन हो. कॉन्स्ट्रेंट्स क्या आ सकते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स आ सकते हैं मुझे स्टेट टैक्सेस. सो उन सारी चीज़ों को स्टडी करना. आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग द मेजर चैनल ऑल्टरनेटिव्स. what are the various alternatives that you can have. For instance, सिर्फ रिटेलर इन्वॉल्व करूं तो क्या कॉस्ट आएगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. मैं होलसेलर्स रिटेलर्स दोनों लूं तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे. जीरो लेवल किसी को नहीं इन्वॉल्व करूं तो क्या ऑप्शंस होगा, so on and so forth. Then finally determine career the terms and responsibilities of channel members. If the company comes down to the point after lot of evaluation that one level channel is suitable, तो फिर वो कौन कौन से टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो रिटेलर के साथ जो कंपनी को डिस्कस करना पड़ेगा. Evaluate the major alternatives. Keep evaluating the alternatives even after selecting the channels. So that's what, as to how is the member performing.
The last topic that we are going to do here is channel management. चैनल को मैनेज करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. सबसे पहले सेलेक्टिंग द चैनल मेंबर्स. सेलेक्टिंग चैनल मेंबर्स, क्योंकि वो चैनल्स ही हैं जो कि कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील करते हैं. सो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को सर्व करने का, वो फुलफिल होता है थ्रू चैनल्स. फॉर इंस्टेंस रीटेलर जो है हमारे लिए वही रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंपनी को, बिकॉज आई एम नॉट इन डायरेक्ट टच विद Palmolive, or I am not in direct touch with P&G or HUL. So it's important, but I am in touch with my retailer who's selling that product to me. So it's important that आप channel members को जब select करें तो बहुत ही ध्यान से consciously select करें, because they are going to represent your company. Next, training channel members. It's important that you also train your channel members. उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए सही तरीके से, ताकि वो आपके कंपनी को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें इन द आईज ऑफ द कस्टमर्स. For instance, although for instance, you know, what impression would you form अगर आप वुडलैंड के किसी फ्रेंचाइज में जाते हैं जहां आपको रूड बिहेवियर मिलता है बाय द मैनेजर, या फिर डर्टी फ्लोर मिलता है. You know, you would be disappointed, although Woodland is not directly taking care of that particular shop, but then they've given it on franchise. So उसके लिए भी आपको members को train करना पड़ेगा, because they represent the company or its products in the eyes of the customer. So the impression really matters. Motivating channel members, motivating them to do their best, motivating them to contribute to the most of their capability, so that customers जो हैं उनको एक अच्छा सर्विस, एक अच्छा इम्प्रेशन मिले. इवेलुएटिंग चैनल मेंबर्स, उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, कितना सेल्स हो रहा है उनके थ्रू, और कितने नए कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं, कितने पुराने कस्टमर्स जो थे, ओल्ड कस्टमर्स जो थे वो ब्रेक हो गए. मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट्स. चैनल अरेंजमेंट्स कैन बी मॉडिफाइड इफ द पर्पस इज नॉट fulfilled by the existing members. अगर वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इवैल्यूएशन में हमें ये रियलाइज हुआ that you know the channel members are not working to the best of their capability, or they are not helping in growing the company or advertising its product, rather they are you know hampering, or they are destroying the goodwill that the company has maintained or achieved so far. So in such cases the channel arrangements could be modified. Channel arrangements could be modified, meaning that few new members could be added, few new middlemen could be added, and the older ones could be getting rid of. Contracts को break किया जा सकता है, modify किया जा सकता है, cancel किया जाता है in such cases where the company feels that the members are not contributing in the growth of the organization. So this being the last topic here, we have finished distribution channels in details.